देखोगे तो यहाँ पे आपको पैरेलली एक के साथ में दूसरा वेरिएबल मिलेगा। मीन्स आप एक्स वाई कह सकते हो, यू वी इस तरह से मिल सकता है, टी और पी इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे या प्रॉब्लम होंगे उसमें दो वेरिएबल आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई यू वी टी पी इस तरह से आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो। लीनियर इक्वेशन किस लिए बोला गया, क्योंकि दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो पावर आपका 1 होगा, सही है। तो उसे इसीलिए हमने लीनियर इक्वेशन बोला, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब क्या है, दूसरी बात क्या है, जहां पे भी पावर 1 होता है इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो, मान लीजिए आपने ये बोला कि 5 पेन प्राइस इज 10 रुपीज। मान लीजिए 5 पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, ठीक है। तो ये लीनियर है, सही है। तो आपसे पूछा कि 10 पेन का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो आपने बोल दिया 20। तो ये जो आप कर रहे हो ना बेटे, यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऑफ पेन इज डायरेक्टली, इस ये जो साइन मैंने लगाया इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया डायरेक्टली कनेक्ट है इसके साथ, किसके साथ, रुपीज के साथ। अभी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यहाँ स्क्वायर नहीं आया है, सही है। दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, एक इंक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। इस तरह के रिलेशन को हम लीनियर में कंसीडर करते हैं, सही है। आप जो ऑटो में जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका लीनियरली कनेक्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या है, आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। आप किसी होटल में रुकोगे, कहीं किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, ये सब जितने भी कुछ है ना वो सब लीनियरली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे उतना ज़्यादा आपका पेमेंट करना पड़ेगा या फी देना पड़ेगा, सही है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी हमें दो। देखो पूरी लीनियर इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें डिफरेंट मेथड सीखना है, ठीक है। ठीक है बेटे, मैं देखता हूँ हमें क्या करना है, डिफरेंट मेथड सीखना है। इस पूरे चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड सीखेंगे कि किस तरह से आपका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाए। दूसरी चीज क्या हमें देखना है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, वहां पे जैसे अभी क्या है कि मैं बोल रहा हूँ आपको और मैंने इस तरह से एक सेंटेंस लिख के दे दिया, तो आप क्या है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आपको दिया होगा, उसको पढ़ के पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, सही है। और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो सबसे चैलेंजिंग चीज है हमारे लिए वो क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, सही है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसको हमें सॉल्व करेंगे या उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, हम इन सभी की बात करेंगे, सही है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई और दोनों की पावर होगी 1, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे पास एक जनरल लीनियर इक्वेशन है, जनरल लीनियर इक्वेशन वो कैसे लिखा जाता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। यहाँ देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टर्म हम ले लेते हैं। देखो मैं अभी क्या है ना, कई बार बच्चे ये पूछते हैं सर आपने ax लिया और इसके साथ में by ले रखा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x की पावर 1 y की पावर 1 दिख रही है, सही है। तो अभी क्या है ना, कुछ बच्चे में से ये पूछते हैं सर आपने x और y लिया, कांस्टेंट एक क्यों लिया, दो भी तो ले सकते थे। बेटे आप 10 कांस्टेंट ले लो मगर सबका समीशन करोगे तो वो एक ही बन जाएगा ना फाइनली, सही है। इसीलिए हमने क्या किया है, x लिया y लिया और इसके बाद इसका जो कांस्टेंट है वो ले लिया c, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल गया। ये है हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर
ये जो वेरिएबल इसकी पावर 1 है, दूसरी वेरिएबल की भी पावर कितनी है, 1 है। सही है। तो अब देखो ये जो आपके पास मिला हुआ है, ठीक, इसमें क्या है कि a जो टर्म है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर a और b में से कोई भी एक 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, तो ये 2 वेरिएबल नहीं होगा। फिर कितने वेरिएबल बचेंगे इसमें? एक ही वेरिएबल होगा। सही है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं? a x टू द पावर 1 b y टू द पावर 1 प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसको हमने क्या बोला कि हमारा लीनियर इक्वेशन है। सही है बेटे। ठीक, अब क्या है कि हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। a और b जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है मगर 0 नहीं होगा। ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने 3x प्लस 5y प्लस 7 ये जो लिखा ये मेरा इक्वेशन हो गया। 0.2x प्लस 5 0.9y इक्वल टू हाफ 5 माइनस 5 कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका इक्वेशन हो गया। सही है। तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि x और y की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी क्या है कि मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूँ। जैसे हमने पॉलिनोमियल देखा था ना, तो वहां तो सॉल्यूशन देख लिया, जीरोस देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है x। तो आप क्या करते हो, इसे सॉल्व करने के लिए 5/2 इस तरह से कर लेते हो। तो 5/2 क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है या इसका जीरोज है। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और आपका जीरोज है। ठीक है, मगर क्या है, ये तब था जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल दिया हुआ था। अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर मेरे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया 3x प्लस 5। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आप ये देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं, 3x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5y ऐसा, और x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, माइनस 7 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। सही है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो मैंने इसे लिखा, अब देखो जैसे जैसे मैं y का जो वैल्यू है ना ये वेरी करूंगा, इस तरह से आपका x का वैल्यू वेरी होते जाएगा। अब जो पेयर्स मुझे मिल रहे हैं वो पेयर जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर चलो देखते हैं हम, मान लीजिए हमने क्या किया, y की जगह पे माइनस ऑफ 1 ले लिया। तो y की जगह पे माइनस 1 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना मिला, -2/3। इस तरह से हो गया। अब देखो y का वैल्यू -1 पुट किया और x का वैल्यू -2/3। क्या ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? चलिए ये देखते हैं। तो x की जगह मुझे पुट करना है -2/3 प्लस y की जगह कितना पुट करना है, -1 प्लस 7। देखते हैं कितना आता है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -2 माइनस ऑफ 5 प्लस 7। देखो तो कितना आ गया बेटे, क्या 0 आ रहा है? सही है। तो फाइनली इस तरफ क्या आ रहा था, 0 आ रहा है। तो क्या ये हमारे जो वैल्यू आए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इक्वेशन को? सही है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट आता है। और जनरली ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब सबसे पहले x आएगा और सेकेंड नंबर पे आपका क्या आएगा, y आएगा। सही है ना, इस तरह से आएगा। तो x आया और आपका y आया। तो यहाँ आपका सबसे पहले x आएगा और सेकेंड पे y आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2/3 और y का वैल्यू कितना है आपका, -1। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है इसी को हमने क्या बोला कि ये एक सॉल्यूशन है। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 7, इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया, -2/3 और -1। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे रेंडमली y का वैल्यू कितना ले लिया, -1 ले लिया। ठीक है, तो अब जो ये -1 ले रखा है इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते थे, -2 -3 -5 -7, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो। इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक इंडिपेंडेंसी है कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है लेने के लिए हमारे पास, तो y का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। इसका मतलब x का भी वैल्यू हमारे पास बहुत सारे आएंगे उससे रिलेटेड।
तो मेरे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे यहाँ पे। सही है। अगर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव choices to put infinite value of y। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है y की वैल्यू पुट करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो जो हमारा y का वैल्यू आया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें x का भी वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो अगर मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है तो मैं यहाँ से क्या समझता हूँ, ठीक है, जिसको हमें नोट करके याद रखना है कि फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए ax by plus c equal to 0, there are infinite जीरोस कह सकते हो आप, ठीक है, सॉल्यूशन कह सकते हो, आपकी मर्जी, रूट्स कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। सही है, तो एक इक्वेशन दिया है, सही है, और हमारे पास एक इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, सही है, इनफाइनाइट होगा। अब बात करें कि अगर दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो हमें पूरी जो बात करनी है वो दो इक्वेशन के बारे में बात करनी है। हाँ, इफ टू लीनियर इक्वेशन आर गिवन, टू लीनियर इक्वेशन आर गिवन, ठीक है। तो बेटे आप देखो, सबसे पहले जो हमने इक्वेशन ली थी 3x प्लस 4, वही इक्वेशन ले लेते हैं और उसके साथ में एक दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है और इसी के साथ हमने एक दूसरी इक्वेशन ले ली 7x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लो हमने कुछ भी, सही है, मैंने कुछ भी ले लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हो। अब मैं क्या जानता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को -2/3 और -1 जो टर्म है ना, ये वाला जो जीरोस है, वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो क्या ये सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, वो हमें चेक करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू था ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 7 इंटू -2/3 प्लस 4 -1 प्लस 5। अब मैं देख रहा हूँ कितना आएगा, तो ये हो गया -14/3 -4 प्लस 5। ठीक है बेटे, तो कितना हो गया, -14 -12/3 प्लस 5। तो देखो ये कितना हो गया आपका, 26 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 15 प्लस 5 कितना होगा, 20 प्लस 6 11, तो -11/3। देखो जीरो तो नहीं हुआ ना, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हो और वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने सॉल्यूशन देखा या जीरोस देखा, उसने सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो -2/3 -1 is not the zeros of 7x plus 4y plus 5। पहले वाले का तो ये जीरोस है मगर सेकंड वाले का ये जीरोस नहीं है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, अगर आपने वैल्यू पुट किया इक्वल टू 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने वैल्यू पुट किया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब क्या है ना कि हम दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ये वर्ड आता है। सही है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है और दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एज वेल एज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, कोई भी वैल्यू, जैसे अभी हमने जो वैल्यू लिया उसने इसको सेटिस्फाई किया मगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसा भी कोई वैल्यू आ सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, और ऐसा भी कोई वैल्यू होगा जो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
तो हम किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। लीनियर, सही है, इस वाले में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले। ठीक है बेटे, अब क्या है ना कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, हम उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, और साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को पैरेलली एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करे। अब क्या है, मुझे समझ में आ गया कि सॉल्यूशन निकालना है, मगर उसके लिए मेरे पास मेथड होने चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड है। सही है बेटे, अब क्या है ना कि आप इसको ग्राफिकल मेथड का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो अब देखो कि अगर मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक मेथड का, तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास मेथड आए हैं यहाँ पे, देखो समझ में आ रहा है किस तरह से हम प्लॉट करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक लीनियर इक्वेशन देखा, फिर दो लीनियर इक्वेशन देखे, फिर हमने देखा कि उसका जीरोस क्या होगा, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। अब मेरे पास ये चेक करना है कि मेथड कौन से हैं जिस मेथड से मैं सॉल्यूशन निकालूं, ऐसे सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो उसमें हमारे पास तीन मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कई बार क्या है ना कि आपने देखा होगा, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं या किसी ने मैच देखा होगा, सही है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा हर एक खिलाड़ी का, या क्रिकेट में ना जो टीम आपकी जा रही होती है उसके से दो तीन प्लेयर ज्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, दो तीन प्लेयर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो है सब्स्टिट्यूट। ठीक है बेटे, वो क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट है। एक्चुअली कभी भी कोई भी प्लेयर गेम के बीच में अगर इंजर्ड हो गया तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, चेंज कर, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, उसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसी चीज का यूज करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है आपको 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। दो इक्वेशन दे दी। अब जो मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी है, अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, देखो ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ। तो x इक्वल टू कितना होगा, जो आपका 5 है, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 होगा। 3y को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये क्या होगा, -3y। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, -5 -3y डिवाइडेड बाई 2। सही है बेटे, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है ना हमारे पास, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब मुझे क्या करना है, x की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाली थी, वो वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आप पुट कर दो, बस इस इक्वेशन में पुट कर दो। 3 ऑफ x, और x की जगह कितना पुट करें, -5 -3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 7। तो 3 -5 -3y प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। देखो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए, -15 आया, -9y आया, प्लस 10y इक्वल टू 14। ठीक है।
चलिए बेटे, हाँ तो अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना बेटे। तो अब देखो क्या होगा, 10y में से अगर 9y सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, या ये y आ गया, और जो ये 15y इस तरफ निगेटिव है इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 + 14, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 29। तो एक वैल्यू देखो, y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम -5 लें, -3, और y का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, डिवाइडेड बाय क्या करूँ, 2 कर दूं। तो ये देखो कितना मिलेगा, -5 माइनस बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 87 और 5 कितना हो जाएगा बेटे, 93/2। सही है। तो अब देखो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू। अब जो ये x का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया -93/2, और y का जो वैल्यू कैलकुलेट किया 29, तो ये जो वैल्यू आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सॉल्यूशन है। ये ऐसे वैल्यूज हैं, जब आप इसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो ये क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करो या दोनों में पुट करो, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट मेथड है बेटे, है ना। सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट मेथड है। क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे, किसी भी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे x निकाला है। आपको क्या करना है, x के अलावा जो भी टर्म होंगे उसे आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपको x इक्वल टू समथिंग मिल गया। ये वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन से देखो, जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाला, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला और फर्स्ट इक्वेशन में ही ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा 0 मिलेगा, सही है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो वैल्यू निकाला हुआ है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो ये हमेशा 0 देगा। तो हमेशा क्या याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन से आप वैल्यू निकालो, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आपको x और y दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे y का वैल्यू मिला, x को सब्स्टिट्यूट किया तो, और फिर जो आपने यहाँ से x का वैल्यू आया वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, सॉरी y का वैल्यू आया वो यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है किसको कैलकुलेट करने का, सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का, सही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सॉल्यूशन मिले। जैसे मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, मान लीजिए आपके पास 2x + 3y = 5 दिया है, और एक इक्वेशन दिया है 4x + 6y = 7। ये दो इक्वेशन आपको दे दिया, सही है ना बेटे, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन को, इस तरह से आपको दो इक्वेशन दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन आपका आएगा ही आएगा। अब क्या किया, देखो अभी मुझे क्या करना है, एक से x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू निकालना है, दूसरे में पुट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x वाला ले लेता हूँ, 2x + 3y = 5। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 5 - 3y, x इक्वल टू कितना हो गया, 5 - 3y / 2, सही है। ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करते हैं, 4 of 5 - 3y / 2 + 6y = 7, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। अब देखो पुट करने के बाद क्या मिला, ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट होके, 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, -6y + 6y = 7। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, क्या इस इक्वेशन में 6y से 6y कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, और मुझे क्या मिल गया, 10 = 7। क्या 10 7 के इक्वल होता है कभी, रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसका मतलब आप देखो, इस इक्वेशन में आप कुछ भी कर लो, y का वैल्यू तो कभी आ नहीं सकता, और अगर y का वैल्यू आपके पास कभी मिलेगा नहीं तो आप x का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो y का वैल्यू है, आप कुछ भी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ y हो गया, मगर यहाँ पे क्या मिला, 10 = 7, जो एक इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है ना बेटे, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर ऐसा कभी हो नहीं सकता तो ये किस चीज को रिडायरेक्ट कर रहा होता है यहाँ से,
कि ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी हो नहीं सकता। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में ना, जिस केस में जो पॉसिबिलिटी है ये इम्पॉसिबल आएगा, यहाँ पे जो भी कुछ आए वो इम्पॉसिबल आता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकाला इसमें एक्स और वाई का एक सिंगल सिंगल वैल्यू आया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन कहते हैं बेटे? एक ही सॉल्यूशन, जब आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा तो आप कहोगे यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, अगर चीजें इम्पॉसिबल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब इसी में सब्स्टिट्यूशन में ही आपके पास एक और तरह की इक्वेशन मिलती है, 3x 2x 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गई। अब मैं थर्ड टाइप की आपकी बात कर रहा हूं, इसमें क्या होने वाला है देखो, सबको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करें। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो x इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप देखो इससे ये कैंसिल आउट करो, 2 आएगा, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 3 इंटू 2 6y प्लस 6y इक्वल टू 10। अब अगर आपने यहाँ पे 6y को 6y से कैंसिल आउट भी कर दिया तो 10 इक्वल टू 10 आ रहा है। देखो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ऑलवेज सेटिस्फाई, बेटे ये हमेशा होगा। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखो पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हमने कंडीशन देखी थी और इसमें क्या डिफरेंस है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। इंडिपेंडेंट ऑफ वाई का मतलब अगर वाई की वैल्यू 5 पुट कर दो, क्योंकि वाई तो हट गया, कैंसिल आउट हो रहा है, तो वाई की वैल्यू आप 5 पुट करो, 7 पुट करो, 9 पुट करो, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें फाइनली आपका जो वाई वाला टर्म होगा वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर टर्म कैंसिल आउट हो गया तो वाई का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 3 पुट करोगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इस तरह से मिलेगा। तो हमने तीन कंडीशन देखी। देखो यहाँ पे इस वाले में क्या आ रहा है? 10 इक्वल टू 7, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी आपका 6y से 6y कैंसिल आउट हो गया, मगर इसने क्या कंडीशन दिया कि 10 इक्वल टू 10, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, मगर ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y पॉसिबल। यहाँ पे y की इनफाइनाइट वैल्यू क्या है आपकी? पॉसिबल है, ठीक है बेटे। तो x, अगर y की इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो x की भी कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो इस केस में आपके जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन आ रहा होगा, तो उसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज हमने दो चीज के बारे में बात की कि आपके पास जो इक्वेशन है लीनियर, दो लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास दे रखे हैं तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है? एक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या किया, इसमें आपको तीन तरह की इक्वेशन मिलेगी। फर्स्ट टाइप में जो एक ही तो सॉल्यूशन देगा उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे में आपने क्या देखा? नो सॉल्यूशन, एक तरफ भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तीसरे में क्या, अगर हमारे पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी हुई तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास तीन टाइप हो गए सॉल्यूशन के, और फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया। तो आपकी जो एक एक्सरसाइज होगी वो पूरा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी, तो वो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपका होमवर्क है, तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरी के बाद जो भी एनसीईआरटी में होमवर्क है ना, एक्सरसाइज है, वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो आप